नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सवालों को सॉल्व करा रहा हूं। अभी तक मैंने थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, बॉयलर, हीट ट्रांसफ़र और फ्लूइड मैकेनिक्स से संबंधित सवालों को सॉल्व करा दिया है। यदि आप उन सवालों को देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सवालों को सॉल्व करा रहा हूँ। इसके मैंने कुछ पोर्शन करा दिया है। आज जो मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, वो हैं SFD एंड BMD, मतलब शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम संबंधित सवाल सॉल्व कराने जा रहा हूँ बीम्स के। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है कि कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट ओवर स्पैन L विल ऑक्योर इन। नीचे 4 फिगर दिए हैं, उसमें यल दिया हुआ है अलग अलग, ठीक। इसमें बताना है कि किस बीम में यल, जहाँ तक यल की वैल्यू उसके बीच जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेंडिंग मोमेंट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। अगर हम किसी बीम के क्रॉस सेक्शन के किसी साइड, किसी बीम में किसी क्रॉस सेक्शन पर खड़े हों और वहाँ से किसी एक साइड, या तो लेफ़्ट साइड या तो राइट साइड देखें, और जो उसका टोटल मोमेंट है उसका जो अलजेब्रिक सम होगा उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है। मतलब बेंडिंग मोमेंट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट आइदर साइड ऑफ द बीम फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे पहले हम सभी का बना लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे सरल तरीका है कि आप क्रॉस सेक्शन चूज़ करते जाइए और उसकी किसी एक साइड का मोमेंट लेते जाइए, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये कैंटिलीवर दिया है जिसके एंड पे W लोड है। तो इसका हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, इसका हम लोग बनाएंगे अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो किस प्रकार से बनेगा। देखिए, यहाँ पे लोड W है तो यहाँ पे तो मोमेंट इसका ज़ीरो हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग एंड पे खड़े को देखें तो इसका टोटल मोमेंट क्या हो जाएगा, W इंटू L होगा, ठीक। कितना हो जाएगा, W इंटू L, और ये क्या है, लेंथ के साथ चेंज होता जाएगा। तो इसमें क्या, देखिए इसमें क्या बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, नहीं, इसमें बेंडिंग मोमेंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला ले लेते हैं। फिर दूसरे में क्या है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे देखिए 2 रिएक्शन दिए, तो पहले दोनों रिएक्शन निकाल लेंगे। देखिए दूसरी बीम जो है वो सिमेट्रिक है, तो इसमें जो दोनों तरफ रिएक्शन होंगे बराबर होंगे। तो देखिए ऊपर से आने वाला लोड, टोटल लोड W है। मान लीजिए दोनों तरफ का रिएक्शन RA और RB है, यहाँ पे वो RA और दूसरी तरफ रिएक्शन RB है। तो W इक्वल टू क्या होना चाहिए, RA प्लस RB होना चाहिए। अगर हम मोमेंट लेकर के भी निकाल सकते हैं, और साथ ही हम ये भी देख रखते हैं कि यहाँ बीम क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब उसकी लोडिंग क्या है, सिमेट्रिक हो रखी है, मतलब दोनों तरफ बीच से अगर हम देखें दोनों तरफ सिमेट्रिक है तो उसका रिएक्शन भी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो RA की वैल्यू जो हो जाएगी W/2 हो जाएगी, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, W/2 हो जाएगी। और यदि हम इसका बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा, देखिए सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए अगर हम लोग इस पॉइंट पे खड़े होंगे तो यहाँ पे लोड W/2 होगा, उसका कोई मोमेंट हमको नहीं मिलेगा। मिड पॉइंट पे देखेंगे, अगर मिड पॉइंट पे खड़े होके तो W/2 इंटू L/2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे W/2 इंटू L/2 डिस्टेंस है, तो हो जाएगा WL/4 हो जाएगा, और फिर ये घट करके यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसका बेंडिंग मोमेंट हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो क्या ये कांस्टेंट है, नहीं है, तो दूसरा आंसर भी गलत हो गया। तीसरा, इन्होंने फिक्स्ड बीम दे रखा है और उसका कांस्टेंट बीच में लोड है, और दोनों तरफ क्या है, किस तरह से बने हैं, दोनों तरफ से फिक्स एंड हैं। जब फिक्स एंड होते हैं तो वहाँ पे देखिए हमको रिएक्शन भी एक देखने को मिलती है, RA, इस तरफ RB, साथ ही इसका मोमेंट भी हमको यहाँ पे एक मोमेंट भी देखने को मिलेगा, MA और MB, ठीक। देखिए इसमें क्योंकि इसमें क्या है, देखिए आपको कितने अननोन हो जाएंगे, 4 अननोन हो जाएंगे, और आप कितने से ज़्यादा 2 पॉइंट पे लेकर के मोमेंट बना सकते हैं, ठीक। तो उस मोमेंट को दोनों पॉइंट की मोमेंट लेके बना सकते हैं। तो आप टोटल इसमें, और ऊपर से जो लोड है, लोड को रिएक्शन में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। टोटल आप इसमें कितने मोमेंट 3 इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन अननोन कितने हैं, 4 अननोन हैं। तो इस सवाल को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग नहीं जानते कि इसका मोमेंट कितना होगा। तो ये इसका आंसर ये वाला इनडिटर्मिनेंट हो गया, तो इसको भी नहीं बता सकते। चौथा इन्होंने पूछा है, चौथा चेक करते हैं। चौथा देखिए, यहाँ W लोड लगा हुआ है, यहाँ W लोड लगा हुआ, बीच में 2 रिएक्शन है, क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है, बीच से क्या बीम सिमेट्रिक है, तो इसमें लगने वाले लोड भी क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे।
तो देखिए टोटल लोड क्या हो जाएगा 2W हो जाएगा। रिएक्शन मान लीजिए RA1 और RB है, दोनों सपोर्ट पे रिएक्शन क्या है, यहाँ पे RA है, दूसरे पे क्या है RB है। तो देखिए क्योंकि दोनों क्या है सिमेट्रिक है तो RA और RB दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर दोनों बराबर होंगे तो 2RA हो जाएगा। तो RA RB दोनों की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, RA = RB और दोनों इक्वल टू क्या हो जाएंगे, W हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें इसको रख दीजिए। तो यहाँ पे जो रिएक्शन मिलेगा मतलब इस रिएक्शन का मान W, इस रिएक्शन का मान W। अब अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, देखिए कैसा बनेगा। इस पॉइंट पे क्या है, हमको अगर मोमेंट लेंगे या इस किसी भी एक तरफ शुरू कर सकते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से शुरू किया तो जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ तक ऐसा लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे लोड W आ गया तो इस पॉइंट पे तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट पे जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे देखिए ये वाला लोड क्या है, इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा और ये वाला लोड इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा। तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और कितना हो जाएगा, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट हमको मिलने लगेगा, जिसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद फिर ये यहाँ तक घटने लगेगी। तो इस प्रकार का जो भी फिगर होता है, ध्यान रखिए, जो भी इस प्रकार का फिगर होगा जिसमें यहाँ W लोड है और बीच में ठीक कांस्टेंट बेंड बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा, हम लोग को जो फिगर प्राप्त होगा इस प्रकार का फिगर प्राप्त होता है बेंडिंग मोमेंट का। देखिए यहाँ बेंडिंग मोमेंट यल स्पैन पे, यहाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी वैल्यू क्या है, यल है। तो इसी में इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। देखिए पूछा ने स्पैन यल में पूछा है, तो स्पैन यल इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। ठीक, इसके बाहर इसका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं है, इसके बीच में नहीं कांस्टेंट, तो स्पैन यल में कांस्टेंट है, वही हमको चाहिए था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द गिवन फिगर शोज अ बीम BC सिंपली सपोर्टेड एट C एंड हिंज एट B। मतलब इन्होंने एक बीम दी है जो C पे सिंपली सपोर्टेड है और B पे हिंज हो रखी है। ठीक, और फ्री एंड कैंटिलीवर AB एक के यहाँ से यहाँ तक कैंटिलीवर है। ठीक, द बीम एंड द कैंटिलीवर कैरीज अ लोड ऑफ 100 kg। ये जो है ये 100 kg है और ये 200 kg का लोड ले रखा है। द बेंडिंग मोमेंट एट B पे बेंडिंग मोमेंट उन्होंने पूछा है। ठीक, तो देखो B पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, देखिए जब बीच में हिंज होती है तो इसको कहा जाता है इंटरनल हिंज। क्या कहा जाता है इसको, इंटरनल हिंज। तो जो हिंज होते हैं, हिंज पे रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, हिंज पे रिएक्शन की वैल्यू भी 0 होती है, साथ ही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। मतलब अगर किसी बीम में बीच में इंटरनली हिंज है, मतलब उसको बीच में हिंज हो रखा है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी 0 होगा। ठीक, और साथ में मोमेंट भी 0 होगा। ठीक, तो इसमें यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ ने पूछा बेंडिंग मोमेंट एट B पूछा, मतलब हिंज पे पूछा है, तो हिंज पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको सीधा आंसर क्या है, 0 है। अब इसमें चाहे जितना डाटा दिया हुआ हो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द बेंडिंग मोमेंट M इज़ कांस्टेंट ओवर लेंथ L। ठीक, एक L है, L लेंथ पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, ओवर ए लेंथ कांस्टेंट। ठीक, लेंथ L ऑफ ए बीम द शीयरिंग फोर्स ऑल्सो भी कांस्टेंट। शीयरिंग फोर्स भी कांस्टेंट होना चाहिए, विल भी मतलब होगा ओवर दिस लेंथ, और कांस्टेंट होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी नहीं पूछा, इज गिवन बाय। मतलब एक बीम है उसे कुछ लेंथ तक के लिए जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, बेंडिंग मोमेंट के लिए जो वैल्यू है उस वो क्या है, वो कांस्टेंट है। और उन्होंने कहा शियर फोर्स भी कांस्टेंट है, इसलिए ठीक शियर फोर्स भी कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले एक आप याद रख लीजिए कि जो शियर फोर्स की वैल्यू होती है, शियर फोर्स के वैल्यू जो होती है वो होती है इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। मतलब अगर बेंडिंग मोमेंट M है, ठीक, तो उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, शियर फोर्स होती है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, लोड होता है। क्या होता है, लोड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू लोड और रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, शियर फोर्स होता है। तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, तो शियर फोर्स कितना होगा। देखिए जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, ये M कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अगर किसी स्थान पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है तो उस स्थान पर शियर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इसकी क्या होनी चाहिए, 0 होगी। तो लेकिन क्या इसमें 0 कहीं दिया है, ये m/i दिया है, m/2i दिया है, m/4i दिया है, तो नहीं। तो क्या होगा, नन ऑफ द अबव। क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, देखिए इस सवालों को बस समझना है और आपको सॉल्व करना है। देखिए अब जैसे कि हमने आपको बता दिया कि रेट ऑफ चेंज, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए अगर लोड आपका कंसंट्रेटेड है, मतलब एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड लोड है, तो उस स्थिति में शियर फोर्स डायग्राम जो होगा वो एक कांस्टेंट लाइन होगा 0 डिग्री का, मतलब सीधा एक स्लो डायरेक्ट लाइन होगा। ठीक, और जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 1 डिग्री का होगा, मतलब सीधे सीधे समझिए कि वो एक इंक्लाइंड लाइन होगी। ठीक, मतलब अगर लोड क्या है, कंसंट्रेटेड लोड है, तो उसके बीच में जो शियर फोर्स डायग्राम होता है विथआउट स्लोप एक कांस्टेंट लाइन होता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, एक बढ़ता हुआ लोड होता है। ठीक, और अगर लोड क्या है, यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उस कंडीशन में शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, शियर फोर्स एक स्लोप वाली लाइन से, मतलब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का डायग्राम बनता है। और ये मोमेंट जो बनता है ये पैराबोलिक बनता है। कैसा बनता है, पैराबोलिक। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। लेकिन अगर लोड कैसा, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड है, यूवीएल, ठीक, यानी यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड मतलब जिसका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो पैराबोलिक होगा, और जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो क्यूबिक होगा। क्या होगा, वो क्यूबिक होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम को मतलब फिगर देखकर जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कैंटिलीवर बीम कैरीज अ लोड W यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर लेंथ। एक कैंटिलीवर बीम है जो एक लोड W है जो उसकी थ्रू आउट क्या है, वो पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्रकार से। ठीक, इफ़ द सेम लोड इज़ प्लेस्ड एट फ्री एंड, अगर इस पूरे लोड को एक ही जगह पे फिक्स कर दिया जाए, यहाँ कंसंट्रेट कर दिया जाए इस प्रकार से, यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो W/L होगा पर यूनिट लेंथ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, W एक ही जगह कंसंट्रेटेड हो जाएगा। सेम के देन द रेशियो द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द फर्स्ट केस टू द सेकेंड केस। देखिए डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, तो देखिए मैं आपको कुछ बीम कुछ कंडीशन के लिए जो डिफ्लेक्शन और स्लोप है उसकी वैल्यू बता देता हूँ। इसको आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा बस वैल्यू इसकी आती है, उसी के आधार पर आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है सबसे पहले मान लीजिए कोई एक कैंटिलीवर है। ठीक, इस प्रकार का कैंटिलीवर है। इस कैंटिलीवर में अगर किसी एंड पे एक जो फ्री एंड है यहाँ पे मोमेंट यम काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो बीम की स्लोप होगी इस तरह से बन जाएगी। तो जो बीम की स्लोप थीटा होगी एंड पे, इसकी वैल्यू होती है M/L डिवाइडेड बाई EI। ठीक, देखिए यम क्या है, मोमेंट है, यल क्या है, लेंथ ऑफ द बीम है, बीम की लेंथ है, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आई जो है, आई को क्या कहते हैं, आई है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और ई इंटू आई, अगर हम लोग ई इंटू दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसे कहते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, FLXRUL फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहते हैं। फ्लेक्सुरल ई इंटू आई को क्या कहा जाता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहा जाता है। इसको याद कर लीजिए, नहीं कई कभी सीधा सीधा पूछ लिया तो है कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मतलब ई इंटू आई। ठीक, तो अगर ये इस तरह का लोड है, तो अगर मान लीजिए आपका क्या है, ये सीधे सीधे कैंटिलीवर बीम है, उसमें अगर कंसंट्रेटेड लोड W एक सिरे पर लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो स्लोप होता है, स्लोप थीटा, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है WL⁻² डिवाइडेड बाई 2EI, ये होता है। और जो डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा, उसकी वैल्यू होती है WL³ डिवाइडेड बाई 3EI होता है। ठीक, ये दोनों याद कर लीजिए। ओके, तो आपको बस ये फार्मूले सीधे सीधे याद करने हैं। अगर ये फार्मूले याद रहेंगे तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है।
अभी मैंने इसके पहले जो आपको बताया था क्या है, अगर दूसरी तरफ मोमेंट है तो उस कंडीशन जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन डेल्टा, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है यम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI होता है। ठीक, तो जब मोमेंट हो रहा हो, उस मोमेंट लगा उस कंडीशन डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब बीम जब इधर हो जाएगी तो ये कितना नीचे आ जाती है, इसी को डिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, यम एल स्क्वायर अपॉन 2EI। स्लोप की वैल्यू क्या है इस कंडीशन में, यम एल अपॉन EI। और इसके बाद का जब कंसनट्रेटेड लोड का बता दिए, अगर यही लोड कैसा हो, कैंटिलीवर बीम पे ही यही लोड अगर UDL हो, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, जिसकी वैल्यू क्या हो W। ठीक, उस कंडीशन में जो स्लोप होता है, उस कंडीशन में जो स्लोप होता है उसकी वैल्यू होती है WL³ अपॉन 6EI। ठीक, और जो डिफ्लेक्शन डेल्टा होता है उसकी वैल्यू होती है WL⁴ डिवाइडेड बाई 8EI। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा UDL के लिए। अब अगर इसी प्रकार सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम लोग देखें, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होते हैं फार्मूले, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देख लीजिए। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक, ये बीच में इसका लोड W वर्क कर रहा है, तब देखिए इस प्रकार से ये इसका क्या है डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो मान लीजिए बीच में जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा है, तो इसमें ये जो डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा, इसकी वैल्यू होती है WL³ डिवाइडेड बाय 48EI। और जो स्लोप की वैल्यू होती है थीटा, वो इक्वल टू होती है PL² डिवाइडेड बाय 16EI। ठीक, इसमें जो कहाँ पे स्लोप की वैल्यू, यहाँ पे स्लोप, बीचों बीच स्लोप तो 0 हो जाएगा, तो स्लोप क्या एंड पे स्लोप है। ठीक, इस तरह से। और अगर यही जो है क्या है आपका, अगर यही जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पर क्या है UDL लगा हुआ है, ठीक, तब ये भी इसी तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो डेल्टा की वैल्यू होती है 5WL⁴ डिवाइडेड बाई 384EI। आपको बस इस फार्मूले याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में फार्मूले डिक्टो बस आ जाते हैं और आपको उस सवाल में सीधा सीधा सवाल में रख देना है और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, तो देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा एक कैंटिलीवर बीम है जो कि एक लोड कैरी करती है W अपने पूरी डिस्टेंस पे, और फिर दूसरा कहा, दूसरी कंडीशन क्या है, इन्हीं लोड को इन्होंने एक जगह पे कंसंट्रेट कर दिया। तो दोनों ही कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन है उनका रेशियो क्या है। देखिए मैंने आपको बताया UDL के केस में कैंटिलीवर के लिए जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है PL³ डिवाइडेड बाई 3EI। P को W भी लोग कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पर P लिखिए W लिखिए दोनों एक ही बात है। ठीक, और अगर कंसंट्रेटेड लोड होता तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, उस कंडीशन डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है मोमेंट L² डिवाइडेड बाई 2EI। ठीक, तो ये दो कंडीशन में आपको मिल जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे L की जो वैल्यू है, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा WL³ अपॉन 8EI, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। जो पहला कंडीशन है जब UVL लगा होता है, उस कंडीशन जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है, ठीक, डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो होती है डेल्टा, ये वो इक्वल टू होती है WL³ डिवाइडेड बाई 8EI होती है। ठीक, और यदि अगर यही कंसंट्रेटेड लोड होता आखिरी में, तब जो इसमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती वो कितनी हो जाती, WL³ डिवाइडेड बाई 3EI हो जाती। तो उन्होंने पूछा इन्हीं दोनों का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो देखिए, अगर इसको डेल्टा 1 मान लें, इसको डेल्टा 2 मान लें, तो डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए WL³ दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A 3/8। आंसर विल बी 3/8। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द गिवन फिगर शोस अ कैंटिलीवर ऑफ स्पैम L। इन्होंने कैंटिलीवर बना रखा है, ये और L लेंथ का है कैंटिलीवर विथ लेंथ L। ठीक,
ओवर ठीक, सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड P, एक कंसंट्रेटेड लोड P लगा हुआ है, साथ ही एंड ए मोमेंटियम, एक मोमेंटियम भी है, ठीक है, एट द फ्री एंड। ठीक, डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड इज गिवन भाई, यहाँ का डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था, दोनों कंडीशन बताया था, जब सिर्फ लोड लगा हो तब डिफ्लेक्शन कितना होता है, तब डिफ्लेक्शन होता है डब्लू कहिए या पी कहिए, तो पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होता है। और जब मोमेंट लगा होता है तब कितना होता है, तब यम एल स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक, तो डिफ्लेक्शन जब मैं क्या कहते हैं इसको, लोड के केस में कितना होगा, पी एल क्यूब अपॉन 3 और मोमेंट के केस में यम एल स्क्वायर अपॉन 2 अब देखिए अब दोनों लगे हुए हैं, तब क्या करेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, दोनों के डिफ्लेक्शन को जोड़ देना है। मतलब ये वाला डिफ्लेक्शन एक बार जो मतलब दोनों का जो सुपर पोजिशन है वही उसका क्या होता है, फाइनल वैल्यू हो जाता है। तो पहली कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन मिलेगा प्लस दूसरी कंडीशन दो डिफ्लेक्शन मिलेगा, दोनों को हम लोग सुपर इम्पोज कर देंगे, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, तो जो फाइनल डिफ्लेक्शन हमको मिल जाएगा। तो इसके अनुसार क्या आंसर हो जाए, पी एल क्यू अपॉन 3 प्लस यम एल स्क्वायर अपॉन 2 दोनों को जोड़ दी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जाएगा डी। कहाँ दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है बी पे। इस प्रकार देखिए ये सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड था, अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप दोनों फार्मूले को जोड़ करके सीधा सीधा आपको आंसर लिखना है। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इस सवाल को आंसर नहीं निकाल पाएंगे। यदि इसका फार्मूला डिराइव करना सीखना है तो इसका फार्मूला डिराइव करने के लिए आपको जब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी, तो हर फार्मूले को डिराइव करने के लिए आपको काफ़ी समय लग जाएगा, इसीलिए इसकी फार्मूले बस याद कर लीजिए, एग्जाम में इसका सीधा सीधा फार्मूला आता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फिगर शोज द शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम ABCD बेंडिंग मोमेंट इन पोर्शन BC ऑफ द बीम। इन्होंने पूछा है, ये शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है और हमको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले इसका लोड डायग्राम बना लीजिए। ठीक, तो लोड डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए लोड डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम दिया हो तो बस लोड डायग्राम बहुत सिंपल होता है। मान लीजिए जो ऊंचाई है इसकी ये W है, ठीक, तो उतना ही नीचे भी आया होगा। देखिए यहाँ से W ऊपर की ओर सबसे पहले गया, तो यहाँ पे एक W ऊपर की ओर लोड लगा दीजिए। फिर क्या ये कांस्टेंट बना हुआ, तो मतलब बीच में कोई लोड नहीं है। फिर क्या कहा इन्होंने, उतना नीचे आ गया शियर फोर्स, जब जितना शियर फोर्स नीचे आता है वह उतना ही लोड नीचे लगा, तो नीचे की ओर हम लोगों ने W लोड लगा दिया। फिर देखिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई चेंज नहीं है शियर फोर्स में, तो मतलब कोई लोड नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इतना नीचे आ गया शियर फोर्स डायग्राम, उतना हम लोग तो मतलब W लोड नीचे की ओर लग रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, तो कोई चेंज नहीं। फिर यहाँ से देखिए लोड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऊपर चला गया, मतलब लोड ऊपर की तरफ लग रहा, तो ऊपर की तरफ लग गया। तो इस प्रकार से मतलब जिस तरह से बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम चेंज हो रहा है, आपको बस उसी तरह का लोड लगाते चले जाना है। तो देखिए ये हमारा लोड डायग्राम बन के तैयार हो गया। और जब लोड डायग्राम बन के तैयार हो गया तो उन्होंने पूछा BC सेक्शन पे कितना होगा बेंडिंग मोमेंट पूछा इन्होंने। देखिए BC सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बना लेते। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे खड़े हुई है, तो क्या इस पॉइंट में अगर हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड का देखें तो कोई लोड नहीं है, तो 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे देखें तो राइट साइड जो लोड ये है W, इसके कारण क्या जो लेंथ जो भी मिलेगी उस लेंथ के कारण उसको कुछ बेंडिंग मोमेंट प्राप्त हो जाएगा। अब अगर इस लोड पे इसको कंसिडर करते हुए देखें तो ये जो यहाँ से जो मोमेंट है और यहाँ से जो मोमेंट है, दोनों एक दूसरे को का जो अलजेब्रिक सम होगा वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको वही वैल्यू प्राप्त रहेगी। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कोई प्रकार का लोड नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट बना रहेगा। फिर उसके बाद इसी तरह से दूसरी तरफ घट जाएगा। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको इस प्रकार का प्राप्त हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि पोर्शन B में किस प्रकार का बेंडिंग मोमेंट है, तो इट्स इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट भी है और नॉन जीरो भी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कांस्टेंट भी है और नॉन जीरो भी है। इन्होंने यही पूछा है कि कांस्टेंट नॉन जीरो, जीरो नहीं है, ठीक, कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है। वेरीज लीनियरली वेरी भी नहीं कर रहा है, वेरियस पैराबोलिकली वेरी नहीं कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L लोडेड बाय कंसंट्रेटेड लोड W एट द मिड पॉइंट इज। इन्होंने पूछा एक बेंडिंग मोमेंट है सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम पहले बना लेते हैं।
ठीक। बीम लेंथ यल लेंथ की है, इस लोडेड बाय कंसंट्रेटेड लोड W, कंसंट्रेटेड लोड W यहाँ पे बीचों बीच में है। तो उन्होंने पूछा है लोड एट द मिड पॉइंट इज गिवन बाय, इसका सपोर्टेड बाय द बीम, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द मिड पॉइंट में कितना बेंडिंग मोमेंट होगा। देखिए मिड पॉइंट का हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। सबसे पहले देखिए क्योंकि लोड एकदम बिल्कुल सेंटर पे है तो बीम क्या है, सिमेट्रिक है तो लोड इसके इक्वल बट जाएंगे। तो W लोड है तो इसका यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगा वो W/2 होगा और यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगा वो W/2 हो जाएगा। तो बस हमको क्या करना है, मिड पॉइंट पे क्या निकालना है, मिड पॉइंट पे हमको इसका बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बस इस पॉइंट पे बैठ जाइए और मोमेंट किसी एक तरफ का मोमेंट ले लीजिए। तो मान लीजिए हम इसका मोमेंट लेंगे तो W/2 लोड है और कितनी दूरी पे है, ये टोटल लेंथ L है तो दूरी कितनी है L/2 इंटू L/2 तो हो जाएगा WL/4। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा मिड पॉइंट वो कितना आ जाएगा WL/4। इस प्रकार का हमको बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा WL/4। इसका आंसर कितना हो जाएगा WL/4। ठीक, कुछ सिंपल चीज़ देखिए, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम में आप याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन है और जो कहते हैं फिगर वगैरह बना करके आप सॉल्व करते हैं किंतु उसमें समय अधिक लगता है। यद्यपि सरल होते हैं और आपको प्रक्रिया के थ्रू गुजरेंगे तो उसमें समय अधिक लग जाएगा। तो आपको समय ही एग्ज़ाम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और समय ही आपको बचाना होता है। इसलिए जितना कम समय में सवाल को सॉल्व करना सीख जाएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ए बीम इज सपोर्टेड टू अ लोड P एज शोन इन द फिगर। एक बीम दिया है, वो देखिए बीम इस तरह से है, ऐसा है, रेक्टेंगल सी है और इसमें जो लोड लगा हुआ है P, यहाँ पे लोड लगा हुआ है P, ठीक, शोन इन द फिगर। द बेंडिंग मोमेंट इन द सपोर्ट ए ऑफ द बीम विल बी। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ए पे पूछना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, बीम ना होकर के एक फ्रेम टाइप में है। तो सबसे पहले हम इसको बीम के रूप में कन्वर्ट करें, मतलब इसका लोड बीम पे ले आए, मतलब इस सिंपली बीम पर ले आए। देखिए लोड को शिफ्ट कैसे करते हैं। अगर लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान से शिफ्ट करना है तो लोड तो शिफ्ट होता ही है, साथ ही उसका एक मोमेंट भी शिफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए लोड P है, इस P को पहले हमने यहाँ पॉइंट C पे शिफ्ट करेंगे तो लोड P डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इस लोड P के कारण यहाँ पे एक क्या है, एक मोमेंट भी बन रहा है, तो हम लोग उस मोमेंट को भी यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। तो उस मोमेंट की वैल्यू कितने हो गए, P और डिस्टेंस कितना है L/2, तो P इंटू L/2। मतलब यहाँ पे अगर हम शिफ्ट करेंगे पॉइंट C पे तो P लोड के बदले हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक डायरेक्ट लोड P लगाना पड़ेगा, साथ में PL/2 का हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक मोमेंट लगाना पड़ेगा। अब अगर हम इस पॉइंट को C पर शिफ्ट करें तो C पे देखिए लोड डायरेक्ट है इसी एक्सिस पे तो P हो जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ पे लेंगे तो ये लोड मोमेंट सीधा PL/2 क्या है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे इसका मोमेंट क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि P उसी एक्सिस पे शिफ्ट हुआ। अगर अपने एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे शिफ्ट होता तब मोमेंट देता, क्योंकि अपने ही एक्सिस से मतलब अपने ही क्या कहते हैं बल की रेखा पर वो स्थानांतरित हुआ है, इसीलिए उसमें किसी प्रकार का मोमेंट नहीं आया। तो अब जो हमको फाइनल जो बीम हो जाती है हम लोग के लिए वो इस प्रकार से हो जाती है कि एक बीम जिसके एक कोने पर एक लोड P लगा हुआ है, डायरेक्ट लोड P लगा हुआ है, साथ में एक मोमेंट PL/2 लगा हुआ है। तो उन्होंने पूछा A पर बेंडिंग मोमेंट क्या है। A पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, P के कारण जो बेंडिंग मोमेंट है और PL/2 जो है, तो P के कारण जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, P इंटू डिस्टेंस कितनी है L, ठीक, और PL/2 बेंडिंग मोमेंट है। देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, क्यों, क्योंकि P क्या है इसमें को क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेंगे, जो कि PL/2 क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा -PL/2। दोनों घटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा PL/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा PL/2। इसका आंसर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा इसका आंसर B। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ B। उसकी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी विथ क्या है, B है, ठीक, और क्या दिया है, साथ में दिया है इसकी डेप्थ D दिया है, कैरी से सेंट्रल लोड W, मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम इस तरह है जो सेंटर में एक लोड W ले रखी है, ठीक, एंड अंडर गोस डिफ्लेक्शन डेल्टा, उसका जो डिफ्लेक्शन हो कितना है डेल्टा है।
इफ़ द विथ एंड डेप्थ आर इंटरचेंज, मतलब पहले जो आपकी बीम का क्रॉस सेक्शन इस प्रकार सा था, बी विथ थी और डी उसकी डेप्थ थी, अगर इसको इंटरचेंज कर दिया जाएगा, मतलब इसकी डी को विथ बना दिया जाए और बी को डेप्थ बना दिया जाए, द डिफ्लेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द बीम विल अटेन द वैल्यू, तो इसका डिफ्लेक्शन का क्या वैल्यू हो जाएगी, डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, मतलब क्या चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम कि अगर सेंटर पे लोड W है तो उस कंडीशन जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है डेल्टा की, चाहे त्रिकोण वाला डेल्टा लिखिए चाहे ये डेल्टा लिखिए, उस कंडीशन जो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3EI, क्या होता है WL क्यूब डिवाइडेड बाई WL क्यूब डिवाइडेड बाई 48 EI होता है, WL क्यूब डिवाइडेड बाई 48 EI होता है। तो देखिए इसमें क्या W में कोई चेंज नहीं है, लेंथ ऑफ बीम में भी कोई चेंज नहीं है, 48 तो कांस्टेंट E मटेरियल है, तो जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/I, तो सीधे सीधा समझ लीजिए कि डिफ्लेक्शन 1 डिफ्लेक्शन 2 इक्वल टू क्या होगा I2/I1, ठीक, ओके। इस तो दोनों कंडीशन में I की वैल्यू निकाल लीजिए, तो देखिए तो डिफ्लेक्शन 1 डिफ्लेक्शन 2 इक्वल टू I2/I1, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए पहले I1 की वैल्यू, तो इसमें BD क्यूब, तो वह क्या हो जाएगा BD क्यूब बाई 12, तो I1 की वैल्यू BD क्यूब बाई 12 हो जाएगी, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी DB क्यूब बाई 12, DB क्यूब बाई 12, तो बाई 12 तो कैंसिल हो जाएगा, एक B से ए कैंसिल हो जाएगा, एक D से D कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे आपका क्या बन जाएगा B/D का स्क्वायर, ठीक, ठीक, तो आपको डेल्टा 2 की वैल्यू निकालनी, तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी D/B का स्क्वायर इंटू डेल्टा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D/B का स्क्वायर इंटू डेल्टा 1, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या है D/B का स्क्वायर इंटू डेल्टा 1 को हमने डेल्टा लिखा है, तो इसका हो जाएगा B, ठीक, ओके। तो सीधे सीधे आपको फार्मूले पे रखना था कि ये समझ लेना जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, इनवर्स इनर्शिया ऑफ द इनर्शिया के बराबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर, I के बराबर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इस सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिया हुआ है उसके अनुसार एक सिंपली सपोर्टेड बीम, द मैक्सिमम शियर फोर्स इन द बीम विल बी, इसमें शियर फोर्स कितना होगा बीम पे। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए लोड दिया हुआ है, तो लेट देखिए यहाँ पे भी देखिए बीम क्या है सिमेट्रिकली लोडेड है ना, क्योंकि इसके दोनों तरफ लोड क्या है बी बराबर है, सिमेट्रिक है, तो जब दोनों तरफ सिमेट्रिक है तो इसके जो रिएक्शन होंगे वो भी सिमेट्रिक होंगे, तो टोटल लोड कितना है W 2W और W, टोटल 4W है, दोनों इक्वली बढ़ जाएंगे तो क्या 2W रिएक्शन यहाँ हो जाएगा और 2W रिएक्शन यहाँ हो जाएगा। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बना देते हैं, तो शियर फोर्स डायग्राम देखिए कैसे किसी भी एक तरफ से शुरू कर सकते हैं, देखिए 2W लोड ऊपर हुआ तो 2W हम लोग ऊपर चले जाएंगे, फिर इतनी धरते दूरी तक आएंगे, यहाँ पर W लोड नीचे आना है तो W लोड हम लोग नीचे आ गए, फिर यहाँ से यहाँ तक कॉमन चलते रहेंगे, फिर 2W नीचे आना है तो 1W यहाँ ऊपर नीचे, एक 1W नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी W होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी W हो जाएगी, फिर यही लोड चलता रहेगा, फिर यहाँ W और नीचे आना तो फिर W और नीचे आएंगे, फिर यहाँ तक यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 2W होगी। तो शियर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस कोने पे 2W है और इस कोने पे 2W है, तो दोनों एंड पे क्या है 2W है, तो यहाँ पे मैक्सिमम शियर मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगी 2W हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2W हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2W हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, देखिए सिंपली फिगर बनाना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक, इन्होंने सही जोड़ी के रूप में है। तो पहला दिया है बेंडिंग मोमेंट इज़ कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम, बेंडिंग मोमेंट इज़ ज़ीरो और लोडिंग इज़ कांस्टेंट, ठीक। 4 पॉइंट दिया है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, शियर फोर्स चेंजेस साइन, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज 0 ओवर द पोर्शन ऑफ द बीम और शियर फोर्स इज 0 ओवर द पोर्शन ऑफ द बीम। देखिए बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट,
अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में, बेंडिंग मोमेंट अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में शियर फोर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो शियर फोर्स इज़ ज़ीरो ओवर द पोर्शन ऑफ द बीम। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का 4 कहाँ कहाँ दिया है, ए में दिया है और सी में दिया है, तो ए और सी में हमारा कोई आंसर होगा। तो दिया बेंडिंग मोमेंट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम या मिनिमम कब होता है, जहाँ पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है। ठीक, तो कहाँ है भाई, शियर फोर्स चेंजेस साइन, शियर तो A2, यहाँ B का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो B2 किस में दिया हुआ है, देखिए जब हमने B2 कहाँ दिया है, C में दिया है, C, तो हमारा आंसर हो गया, ए में नहीं दिया है तो हमारा आंसर फिक्स हो गया कि आंसर हमारा C होगा। ठीक, उसके आगे क्या है, C1 मतलब बेंडिंग मोमेंट इज 0, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछता है कि वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन को उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं, क्योंकि बीम के टूटने के चांसेस सबसे अधिक वहीं पर होते हैं। ठीक, और चौथा क्या है, 4 का D का 3 दिया है, लोडिंग इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज 0 ओवर द पोर्शन ऑफ द बीम। ठीक, हो गया, लोडिंग कांस्टेंट अगर रहती है तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी, इसका आंसर क्या हो गया, सी। ये सही जोड़ी बनाना, देखिए इसमें 4 चीज़ें, पहली बात क्या क्या पता चल गया है। अगर देखिए बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है तो शियर फोर्स क्या होगा, 0 होगा, और शियर फोर्स अगर कांस्टेंट है तो मतलब लोड क्या होगा, वो 0 होगा। और अगर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट मतलब प्लस साइन, प्लस साइड से माइनस साइड जा रहा है, या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जहाँ 0 होती है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं। और जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, शियर फोर्स साइन चेंज करता है, वहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू तो मैक्सिमम होती है या तो फिर मिनिमम होती है। ठीक, तो ये चारों पॉइंट याद रख लिए, इसमें एक क्वेश्चन बना के लोग पूछते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, A horizontal beam carrying uniformly distributed load is supported with 2 overhang as shown in the given figure. ठीक, the resultant bending moment at the mid span shall be 0 if A upon B is। देखिए जब ये जो सवाल आया है, इसको सवाल का सिंपल सा एक ट्रिक है जो आपको याद कर लेना है, वो ये आपको याद कर लेना है कि जब बीम इस प्रकार ओवर हैंगिंग बीम दी हुई हो, मतलब बीम क्या हो, ओवर हैंगिंग दी हुई हो। ठीक, तो और उस पर कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो। ठीक, तो अगर जो मिड स्पैन मतलब जो इसमें B की वैल्यू है, अगर B की वैल्यू B इक्वल टू 2A, B की वैल्यू क्या है, 2A की इक्वल हो, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि बीम क्या सिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब इसकी जो लोडिंग है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो B अगर इक्वल टू 2 है मतलब B की वैल्यू इन दोनों के योग के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 से यहाँ मैक्सिमम आती है, फिर बीच में 0 होती है, फिर यहाँ से इस तरह से मैक्सिमम बन जाती है। तो इस प्रकार से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। तो जब B इक्वल टू 2A होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि यहाँ पे बीच में क्या है, इन्होंने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सपोर्टेड विद इक्वल ओवरहैंग शोन इन द फिगर, द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन विल बी 0। यहाँ पे 0 इन्होंने पहले से कह रखा है, तो A अपॉन B की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट 0 दे रखा है, मतलब B इक्वल टू क्या होगा, 2A होगा। तो A अपॉन B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A अपॉन B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो सीधा सीधे ये इसको आपको इस तरह से याद रखना है, मतलब ये सिर्फ देखिए ध्यान रखिए, ये जो ट्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, UDL मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए है। ठीक, और दूसरा ये भी समझ लीजिए कि ओवर हैंगिंग बीम के लिए, किसके लिए, ओवर हैंगिंग बीम के लिए, इस बीम से दोनों तरफ जितना ओवर हैंग कर रहा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड P। ठीक, एक यूनिफॉर्म बीम है जो कंसंट्रेटेड लोड P है। ठीक, एट अ डिस्टेंस L/3, एक डिस्टेंस L/3 फ्रॉम द फ्री एंड से L/3 पर है। व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द बीम। इन्होंने कहा है कैंटिलीवर बीम के जिसको L लेंथ की है, L लेंथ की बीम है,
सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड P, P पे जो लोड है P है, ठीक, एट फ्री कंसंट्रेटेड डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम द फ्री एंड, सॉरी ये क्या है आपका जो हो जाएगा, ने कहा है कंसंट्रेटेड लोड P है जो फ्री एंड से कितना है L/3 दूरी पर है, यहाँ से L/3, यहाँ पे P लोड है L/3 दूरी पर, फ्री एंड से L/3 दूरी पर है, तो ये जो लेंथ है कितनी हो जाएगी 2L/3 हो जाएगी, ठीक। व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द बीम, तो इस फ्री एंड का डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो देखिए जब इस बीम का डिफ्लेक्शन कैसे निकालें, इस बीम का देखिए लोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमको इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन और इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लेंगे, ठीक। जब यहाँ का स्लोप निकल आएगा तो आगे की बीम भी उसी स्लोप से आगे बढ़ रही होगी, तो पहले हम इस पॉइंट का स्लोप और इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे और इसी स्लोप में इस लेंथ का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमें जो एक्स्ट्रा जहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी और फिर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि इसके आगे यहाँ लोड नहीं है तो यहाँ पे जिसका स्लोप होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक, लेकिन डिफ्लेक्शन बढ़ता रहेगा क्योंकि स्लोप है, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं कि जब कोई कैंटिलीवर होता है तो कैंटिलीवर में किसी डिस्टेंस L पे अगर ये L होता तो उस कंडीशन में स्लोप की वैल्यू क्या होती है, थीटा इक्वल टू होता है PL²/2EI होता है, ठीक। यहाँ पे L की जो वैल्यू है 2L/3 होगी क्योंकि ये L/3 आपका दूसरी तरफ चला गया है, तो उसकी वैल्यू आप इसमें स्लोप में रख दीजिए, तो अगर हम रख देंगे तो P वही रहेगा, L की जगह क्या रखेंगे 2L/3 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2EI वही रहेगा, 2L/3 रख देंगे तो हो जाएगा 4L² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2L/3 त्रिका 9 नीचे 9, तो 9 दूनी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको एक आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2PL² डिवाइडेड बाय 9EI, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई 2PL²/9EI। और डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं डिफ्लेक्शन कितना होता है इस कंडीशन में, यहाँ पे तो यहाँ पे 2L/3 डिस्टेंस है, तो इस कंडीशन डिफ्लेक्शन कितना होता है, इस कंडीशन डिफ्लेक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है PL³ डिवाइडेड बाय 3EI, है ना, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन यहाँ पे P तो P रहेगा, L की वैल्यू क्या 2L/3 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक, तो हो जाएगा P इंटू 2L/3 का हो जाएगा 2L/2, तो 2 का 3 बार करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, L/3 3 का 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 3 3 6 3 त्रिका 9 9 3 27 हो जाएगा, और एक 3 पहले से ही उपस्थित है EI, ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/81 EI, ऊपर आपका PL³ ही बना रहेगा। देखिए एक डिफ्लेक्शन ये है और इसके पहले हमने जो स्लोप निकाला है और उस स्लोप में हमको क्या करना है उस लेंथ का मल्टीप्लाई करना भी है, तो देखिए जो आपका फाइनल आपका डिफ्लेक्शन जो निकल आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 8PL³ डिवाइडेड बाय 81 EI प्लस L/3 का डिस्टेंस है, उस L/3 में कितना स्लोप है 2PL² डिवाइडेड बाय 9EI, दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो आपका जो आंसर आ जाएगा फाइनली हो जाएगा PL³ डिवाइडेड बाय 81 EI। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 40 PL³ डिवाइडेड बाय 81 EI। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा C। देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना था, बस आपको ये ध्यान रखना था कि यहाँ जब एकदम एंड पे लोड ना होकर बीच में किसी जगह पे लोड लगा हो और एंड का डिफ्लेक्शन पूछा हो तो आपको सबसे पहले इसके इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा तो इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकाल लेना है, फिर इस पॉइंट का स्लोप निकाल लेना है, उस स्लोप में इस लेंथ का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ का डिफ्लेक्शन निकल जाएगा और इन दोनों ही डिफ्लेक्शन को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल बीम के फ्री एंड का डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर
तो हमने बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर क्या होता है, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। तो वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, सीधा सीधा इसका आंसर वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। शियर फोर्स चेंज इन साइंस, जहाँ पे शियर फोर्स चेंज साइन चेंज करता है वहाँ क्या होता है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और शियर फोर्स इज मैक्सिमम, जहाँ शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है वो उसका कोई नाम नहीं होता। अब यहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, उसका भी कोई विशेष नाम तो नहीं दिया गया है अभी तक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ, ठीक, किसी बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कब कहा जाता है, ठीक, उसको किसी बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का तब कहा जाता है जब उसकी थ्रू आउट जो है बेंडिंग स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहे। तो दोनों क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट इज सेम थ्रू आउट द बीम, बेंडिंग मोमेंट सेम नहीं हो, बेंडिंग स्ट्रेस सेम हो। द शियर स्ट्रेस इज सेम, शियर स्ट्रेस सेम नहीं, क्या हमको बेंडिंग स्ट्रेस सेम चाहिए। द डिफ्लेक्शन इज सेम, डिफ्लेक्शन भी सेम नहीं। द बेंडिंग स्ट्रेस इज द सेम, हाँ, द बेंडिंग स्ट्रेस इज द सेम थ्रू एट एवरी सेक्शन अलॉन्ग इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो किसी बीम को कौन सा क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की कब कहेंगे, जब उसके थ्रू आउट बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सेम होती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W इन किलो न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ 3 मीटर लॉन्ग। इन्होंने कहा है कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W है जो बीम की किलो न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ 3 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर। 3 मीटर लंबा एक कैंटिलीवर है 3 मीटर का, इस पर क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है W, ठीक, एक्ट कर रहा है, ठीक। इफ़ द शियर फोर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ कैंटिलीवर इज 6 किलो न्यूटन, मिड पॉइंट में जो है शियर फोर्स की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, उन्होंने कहा ये 6 किलो न्यूटन है, 6 किलो न्यूटन है, ठीक। तो इफ़ द शियर फोर्स द मिड पॉइंट 6 किलो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ W की वैल्यू उन्होंने पूछी है। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। इन्होंने देखिए अगर हम मिड स्पैन पे शियर फोर्स की वैल्यू निकालें तो शियर फोर्स मतलब इसके इस तरफ जितना भी लोड है, तो देखिए W लोड पर यूनिट लेंथ है और टोटल लेंथ की यहाँ कितनी है 1.5 की है ना, तो कितना है W इंटू 1.5 टोटल लेंथ, ये हो गया। तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर, इसकी वैल्यू 6 किलो न्यूटन के बराबर है। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 1.5, तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 7, 15 45, 15 चौके 60, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए शियर फोर्स किसी भी क्रॉस सेक्शन पे क्या होता है, किसी उस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड अथवा राइट साइड जो टोटल लोड होता है वही उस पॉइंट पे शियर फोर्स होता है। तो हमने क्या कहा, इस पॉइंट पे शियर फोर्स 6 किलो न्यूटन दिया है, तो इसके इस तरफ टोटल लोड कितना है, W लोड पर मीटर है, तो टोटल लेंथ डिस्टेंस कितनी 1.5 मीटर है, क्योंकि लेंथ कितनी है 3 मीटर। तो इससे आपका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बीम सिंपली सपोर्टेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच द एंड्स कैरीज इक्वल लोड एट ईच एंड। एक बीम है जो एक बीम है सिंपली सपोर्टेड एट इक्वल ए बीम सिंपली सपोर्टेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड कैरीज इक्वल लोड एट ईच एंड। मतलब एक जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है दोनों एंड से बराबर दूरी पर, यहाँ से जितनी दूरी है मान लीजिए अगर ये दूरी A है और ये दूरी भी A है, तो ठीक, और ईच एंड से सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड एंड इक्वल लोड एट ईच एंड, ठीक, और दोनों पे इक्वल लोड लगा हुआ, मतलब यहाँ पे भी जो एक लोड W लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक लोड W लगा हुआ है, मतलब दोनों एंड पे W लोड लगा हुआ है, साथ में दोनों से कोई निश्चित दूरी पर क्या है सिंपली सपोर्टेड हो रखी है, ठीक। तो उन्होंने कहा विच स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। उन्होंने कहा द बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम एट द मिड स्पैन, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है मिड स्पैन पे 0 है। सबसे पहले इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लीजिए, या फिर बेंडिंग मोमेंट ही देखिए बीम क्या है सिमेट्रिक है, क्योंकि दोनों तरफ लोड क्या है इक्वल दूरी पर है, इक्वल मात्रा में है, तो इनका जो रिएक्शन क्या है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो टोटल ऊपर से लोड कितने हैं 2W है, तो रिएक्शन भी बराबर बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी W हो जाएगी, दूसरी W हो जाएगी, ठीक। तो अब देखिए
इसको करना क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप शियर फोर्स डायग्राम बना लीजिए। तो ऊपर से डब्ल्यू लोड नीचे आ रहा है तो नीचे आ गए, फिर जैसे यहाँ से कोई लोड नहीं तो इतना रख दिए, फिर नीचे से ऊपर की लोड डब्ल्यू जा रहा तो लोड डब्ल्यू ऊपर बढ़ गए। अब इसके आगे यहाँ तक कोई लोड नहीं है, फिर यहाँ से लोड डब्ल्यू ऊपर बढ़ गए, फिर वहाँ से यहाँ तक कोई नहीं, फिर लोड डब्ल्यू नीचे तो डब्ल्यू के नीचे। तो ये बन गया इसका शियर फोर्स डायग्राम। तो उन्होंने कहा द बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम एट द मिड स्पैन। तो हम इसका पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना लीजिए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ से हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे तो 0 होगा, फिर यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो लेंथ ऐसे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोड क्या है, कंसंट्रेट लोड है, तो इंक्लाइंड लाइन प्राप्त होगी। यहाँ से फिर ये सीधा लोड प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर से इसको इस तरह डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा द बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम एट द मिड स्पैन। बीचों बीच बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिनिमम है। तो क्या बीचों बीच 0 है, मिनिमम है? मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो एंड पर है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है द बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम एट द सपोर्ट। सपोर्ट पे क्या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है? सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट इस जगह पे है, नहीं। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है। दूसरा भी कथन गलत है। तीसरा द बेंडिंग मोमेंट वेरीज ग्रेजुअली फ्रॉम द सपोर्ट। दोनों सपोर्ट के बीच में बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है? नहीं, कांस्टेंट बना हुआ है। तो ये भी गलत है। चौथा है द बेंडिंग मोमेंट इज यूनिफॉर्म बिटवीन द सपोर्ट। यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। चौथा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये जो आज मैंने आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम से संबंधित सवालों को सॉल्व करा दिया है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो अथवा कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दबा दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको अन्य वीडियोस देखना हो जो इसके पहले की क्वेश्चन सीरीज़ हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ से आप अपना हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और यदि आपको यूपीआरएल की लाइफ स्टाइल, सैलरी वगैरह के बारे में जानकारी जहाँ प्राप्त करनी हो तो उसकी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन भी लिंक में है। और आज जो क्वेश्चन कराए हैं इसका PDF प्राप्त करना हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मतलब आप अगर डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेंगे तो आपको लगभग हर चीज़ की लिंक प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। तो आप तैयारी जारी रखिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। ठीक, खुद को मोटिवेट रखिए, निगेटिव थॉट्स को दूर रखिए, पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा। कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।